हेलो डियर फ्रेंड, मैं सुनील शुक्ला आप लोगों का इस इकोनॉमिक्स की जर्नी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ये मेरा 46 लेक्चर है। इसके पूर्व में मैंने 45 लेक्चर और लिए हैं। जो स्टूडेंट हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो जाके मेरे प्रीवियस क्लासेस को देखें, जहां पे स्टार्टिंग के 10 से 15 लेक्चर में मैंने इकोनॉमिक्स के सारे डायमेंशन को खोल के बहुत ही विस्तृत चर्चा किया है। जहाँ से आप इकोनॉमिक्स को लेकर जो डर होता है वो आपका ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही कंफर्टेबल होकर यदि आप मेरी पूरी यात्रा को तय करते हैं तो बहुत ही सहजता से आप सारी चीज़ें सीखते हुए चले जाएंगे। और मेरा जो अंदाज़े बयां है वो ऐसा है कि आप एक बार हमसे पढ़ लेंगे तो आप कभी चाह के भी भूल नहीं पाएंगे। और जब लोगों के बीच आप बैठेंगे तो ये चाहेंगे कि आपका डिस्कशन इकोनॉमिक्स पर ही हो, जिससे आप बहुत डरते हैं। तो बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएंगे और आप अपने गोल की तरफ बहुत ही सहजता से आगे की तरफ बढ़ रहे होंगे। ऐसे लोग जो स्टूडेंट ना होते हुए भी इकोनॉमिक्स को सीखना चाहते हैं और मेरे साथ आगे शेयर मार्केट पर वो अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी सेम है कि वो जाके हमारे स्टार्टिंग से इस यात्रा में शामिल हों और लास्ट तक इस इकोनॉमिक्स को सीखते हुए जाएं। क्योंकि शेयर मार्केट कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स का ही एप्लीकेशन पोर्शन होता है। तो ज़रूरी है कि आप जाके मेरे प्रीवियस क्लासेस को देखते हुए इस यात्रा को पूरा करें। कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है कि यदि आप अपने घर, परिवार और देश दुनिया को समझना चाहते हैं, चूँकि ये अर्थ युग है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इकोनॉमिक्स में एक अच्छी पकड़ बनाएं। आपका मजबूत किरदार यानी आपकी सोचने समझने की क्षमता देश दुनिया के लिए तभी अच्छी डेवलप हो सकती है जब आप इकोनॉमिक्स की एक अच्छी पकड़ रखते हो। और उसके लिए मैंने इतना सहजता से इतनी सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और इकोनॉमिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इकोनॉमिक्स को नहीं सीखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ अधूरा रह जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि आप इकोनॉमिक्स को सीखें। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जिस तरह से आपके लिए आपकी धार्मिक पुस्तक, यदि आप सनातनी हैं तो आपके लिए गीता महत्वपूर्ण है, उसी तरह से आपके लिए इकोनॉमिक्स महत्वपूर्ण है। यदि दोनों का बैलेंस बना के चलेंगे, यानी गीता भी पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे, तो आप एक मजबूत रास्ते पर जा रहे होंगे। और आपके साथ यदि आप मजबूत रास्ते पर हैं तो आपका देश भी आपके साथ मजबूत रास्ते पर चल रहा होगा। और आपका गौरवपूर्ण जो इतिहास रहा है वह आपका वर्तमान भी और भविष्य भी आपका गौरवपूर्ण होगा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे इसके प्रीवियस क्लासेस में, मैंने मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति शुरू किया था। उसमें मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण टूल्स CRR यानी जो मात्रात्मक उपाय है, क्वांटिटेटिव मेजर है, उसका एक टूल्स CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो की हम चर्चा कर रहे थे। इसके प्रीवियस क्लास में मैं CRR पे बहुत विस्तृत चर्चा किया था, लेकिन CRR कोई 5-10 मिनट का टॉपिक नहीं है। उसके लिए आज मुझे फिर से एक पूरा फ्रेश क्लास लगेगा CRR पे चर्चा करने के लिए। लोग इसे 5-7 मिनट में समझा देते हैं, तो आप 5-7 मिनट में जब समझेंगे तो उससे आपको कुछ समझ में कुछ गेन नहीं होने वाला है। सिर्फ आप रटे रटाए तरीके से इतना समझ सकते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण टूल्स है जिसका उपयोग मनी सप्लाई को बैलेंस करने, मनी सप्लाई को कम करने के लिए ही या बढ़ाने के लिए किया जाता है। लेकिन ये इतना सफिशिएंट नहीं है। जैसे मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ वैसे आप कंफर्टेबल होते चले जाइए। देखें, एक फ्लो चार्ट में बनाता हूं। जैसे ये RBI है, ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये है कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। बैंक का जो मुख्य कॉन्सेप्ट है वो बिजनेस करना है, और बिजनेस का जो मुख्य ध्येय होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। और बैंकिंग का कॉन्सेप्ट इस बात पे तय होता है कि वो जनता से पैसा लेता है और जनता को ही पैसा देता है। उस बीच में वो अपने लिए प्रॉफिट का भी कमाने का कार्य करता है। तो ये जनता से पैसा लेता है पीपल, और जनता को ही ये पैसा देता है। उस बीच में ये प्रॉफिट कमाता है। जनता जब यहाँ पे पैसा जमा करती है
मान लेते हैं कि 100 रुपया जनता ने जमा किया, ठीक है। तो बैंक ये चाहेगी, चूंकि इसको प्रॉफिट कमाना है, ये प्रॉफिट तभी कमाती है जब ये लोन देगी मैक्सिमम। आप मुझे बताएं कि 100 रुपया जब इसके पास डिपॉजिट हुआ जनता के द्वारा, तो ये क्या करेगी? 100 का 100 रुपया ये लोन पे उठा देगी, उठाना चाहेगी। यदि नहीं उठेगा तो फिर ये जो है और सारी चीज़ें हैं, मैं उसके बारे में चर्चा किया हूँ इसके प्रीवियस ही क्लास में, तो फिर से करूँगा तो फिर वही क्लास का ही रिपीटेशन हो जाएगा। तो 100 रुपया मान लीजिए इनके पास डिपॉजिट आ गया है बैंक के पास, तो बैंक ये चाहेगी कि 100 का 100 मैं जो है लोन पे उठा दूँ। तो 100 का 100 जो है ये लोन पे उठाना चाहेंगे, लेकिन 100 का 100 जब लोन पे उठा देंगे तो क्या होगा? मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगा। मनी सप्लाई मार्केट में जब बढ़ जाएगा तो होगा क्या? थोड़ा समय, चूंकि अब एनालिसिस ही करना है मुझे, तो मैं थोड़ा चर्चा करता हूँ। जैसे मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होता है, आप सोचें कि मार्केट में सबके पास पैसा हो। देखिए, लोन जब मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, तो मनी सप्लाई ज़्यादा होगा तो इससे क्या होगा? लोन सस्ता हो जाएगा। लोन सस्ता हो जाएगा तो सभी लोग लोन लेना शुरू करेंगे। लोन लेना शुरू करेंगे तो सबके पास पैसा का भरपूर मात्रा, यानी बाजार में बहुत पैसा भर जाएगा। पैसा भर जाने से क्या होगा कि डिमांड करना शुरू करेंगे। पैसे का यानी मनी का एक खासियत है, ये डिमांड को बढ़ाने के लिए अकेला सक्षम है, लेकिन ये सप्लाई को बढ़ाने में अकेला सक्षम नहीं है। तो जब पैसा बढ़ जाएगा मार्केट में तो बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ने से क्या होगा? जब ये मनी बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड के बढ़ने से क्या होगा? क्योंकि सप्लाई उस एवरेज में नहीं हो पाएगी, तब क्या होगा? तो वस्तुओं की कीमत बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्योंकि सबके पास पैसा, सब खरीदने के लिए जाएंगे, तो वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगेगी। यानी फिर क्या होगी? महंगाई महंगाई बढ़ने लगेगी। महंगाई बढ़ने लगेगी तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी। तो उसको बैलेंस करने के लिए कि महंगाई ना बढ़े, उसके लिए आरबीआई इसको जब ये लोन देने के लिए जाती है, कि ये तो चाहेगी कि 100 का 100 हम लोन दे दें, लेकिन ये जब इसके पास डिपॉजिट आता है तो आरबीआई कहती है भी आप रुकिए, ये जो 100 रुपया आपके पास आ गया है डिपॉजिट, इसका 3% या कुछ भी परसेंट हो सकता है, ठीक है। पहले तो लिमिट था, ठीक है, लेकिन अभी लिमिट नहीं है। आरबीआई जितना चाहे वो जो है सीआरआर के रूप में डिपॉजिट करा सकता है। तो मान लेते हैं 3% जो है सीआरआर के रूप में आरबीआई ने अपने पास डिपॉजिट करा लिया। चूँकि इसलिए डिपॉजिट करा लिया, यानी अपने अकाउंट में जो है क्रेडिट करा के उसको लॉकर में बंद करा दिया कि वो मनी सप्लाई का हिस्सा ना बने, जिससे लिक्विडिटी ज़्यादा ना हो, यानी ज़्यादा मनी मार्केट में ना आ जाए। जितने की ज़रूरत से ज़्यादा मनी आ जाने पर महंगाई बढ़ जाएगी। उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने 3% अपने पास रिजर्व रखा लिया, और 97% जो है बैंक को ये छूट दिया कि आप जाके इसको लोन दीजिए और आप अपने लिए आय का सृजन कीजिए, यानी आप प्रॉफिट कमाइए। तो आप ये मुझे बताएं कि आरबीआई ये जो 3% अपने पास रखती है, तो बैंकों का कहना ये है, बैंक क्या कहते हैं कि आपने तो मेरा 3% अपने पास रख लिया, जिसका मैं कोई उपयोग नहीं कर सकता हूं, जबकि मैं ये जो 100 रुपया डिपॉजिट किया हूं, इन पे मैं लोन देता, जो हमारे पास डिपॉजिट किए हैं लोग, उनका मैं ब्याज देता हूं। जब मैं उनको ब्याज देता हूं और आपने 3% मेरा बिना ब्याज का ही रख लिया, तो आप मुझे 3% पे ब्याज दीजिए। लेकिन आरबीआई कहती है कि मैं 3% पे आपको ब्याज नहीं दूंगा। तो ब्याज नहीं दूंगा, तो आरबीआई का इसके पीछे क्या तर्क है? आरबीआई सही है कि बैंक सही है? आप ये समझें। जब ये बैंक कहती है कि मैंने डिपॉजिट कराया है 100 रुपया, तो इस पे हमको पूरे पे चूंकि हमको ब्याज देना पड़ता है, तो ब्याज देना पड़ता है, तो आप चूंकि 3% वैसे ही रख लिए अपने पास, तो इस पे हमको आप ब्याज दीजिए, तभी तो हम ब्याज आगे दे पाएंगे।
तो आरबीआई का क्या तर्क है? कहता है अच्छा बुद्धू समझ रहे हो क्या हमें? बैंक को कहता है कि बुद्धू समझ रहे हो क्या? आप मुझे बताइए कि आपके पास कौन कौन जमा करता है पैसा, किस तरह के अकाउंट होल्डर आपके पास पैसा जमा करते हैं। एक तो हो गया बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट, और दूसरा जो है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, दो लोग मुख्यतः आपके पास पैसा जमा करते हैं। अब इसमें आप बताइए कि करंट अकाउंट वालों को आप ब्याज देते हैं? करंट अकाउंट वालों को, जो करंट अकाउंट होल्डर हैं, वो जो पैसा लाके आपके बैंक में जमा करते हैं, उनको आप ब्याज देते हैं? मेरी तो गाइडलाइन कभी नहीं हुई कि आप जो है करंट अकाउंट होल्डर को जो है जो पैसा लाके डिपॉजिट कर रहे हैं उनको आप ब्याज दें। और इनकी संख्या तकरीबन 40% है, ज़्यादा भी हो सकती है, ये तो डिपॉजिट पे है, कभी ज़्यादा हो गया कभी कम हो गया, तो 40% हम मान के चलते हैं। 40% डिपॉजिट करंट अकाउंट का होता है तो आप उस पर ब्याज देते हैं? तो उस पर आप ब्याज नहीं देते, तो मैं तो सिर्फ आपका 3% ही रख रहा हूँ, तो 3% से आपको क्या दिक्कत है? जबकि आप तो 40% पे ब्याज नहीं दे रहे हैं और हमारे 3% से आपको क्या परेशानी है? तो इसलिए जो है आरबीआई के जो कमर्शियल बैंकें हैं इनको अपने यहाँ जो सीआरआर पे डिपॉजिट कराता है उस पे ब्याज नहीं देता है। ठीक है, 2007 तक 2007 तक जो है आरबीआई जो है सीआरआर पे ब्याज देता था। 2007 तक आरबीआई सीआरआर पे जो है ब्याज देता था, लेकिन इसकी आलोचना झेलनी पड़ती थी आरबीआई को। ये क्यों झेलनी पड़ती थी मैं इसको थोड़ा सा आगे बताऊंगा, क्योंकि ये अब हम चलते हैं सीआरआर के एप्लीकेशन की तरफ। सीआरआर से आप अभी तक यही सीख रहे होंगे, अभी तक आपने यही देखा होगा कि सीआरआर एक मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत ही मजबूत टूल्स है जिसकी मदद से मनी सप्लाई को बैलेंस किया जाता है और महंगाई को कंट्रोल करने में सीआरआर का महत्वपूर्ण योगदान है। देखें, अब एक चीज़ और मैं लिख लेता हूं कि महंगाई को कंट्रोल करने के 3 और तरीके हैं। एक, मॉनेटरी पॉलिसी के पास में ये पावर है कि वो महंगाई को कंट्रोल कर सकता है। दूसरा, फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत यानी राजकोषीय नीति के अंतर्गत महंगाई को कंट्रोल करने का एक तरीका है। और दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर यानी प्रशासनिक जो है उपाय के अंतर्गत जो है हम महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इसको लिखता हूं तो थोड़ा सा आपको एनालिसिस करते हुए बताता हूं। मॉनेटरी पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत जो है हम महंगाई को कंट्रोल करने का तरीका सीख रहे हैं। ये जैसे सीआरआर, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं। ठीक है, दूसरा फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति के अंतर्गत जो है महंगाई को कंट्रोल करने का एक उपाय है। जैसे टैक्स को कम करके महंगाई को कम कर सकते हैं, क्योंकि टैक्स जो है वो भी तो उसके कम करने से भी तो महंगाई कम हो जाएगी। अभी मैं आपसे ये चर्चा करूंगा कि किसी वस्तु के उत्पादन करने में कुछ चीज़ें लगती हैं जिसमें टैक्सेशन का भी एक हिस्सा होता है। टैक्स को यदि कम कर दिया जाए तो ये वस्तु सस्ती हो जाएगी। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी के पास भी ये एबिलिटी है, ये क्षमता है कि जो है महंगाई को कंट्रोल कर सकता है। और तीसरा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर यानी प्रशासनिक उपाय, इसके तहत भी महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे आप देखते होंगे कि बड़े बड़े लोग जो है वस्तुएं जो पर्याप्त मात्रा में होने पर कुछ सस्ती हो सकती हैं उसको उठा के डंप कर लेते हैं। डंप करने से क्या होगा, जब उसकी सप्लाई कम हो जाएगी तो वो वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव उपाय से जो है
उसको प्रशासनिक उपाय से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये आप देख रहे होंगे कि कुछ उपाय हैं जिसके तहत जो है आप महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, मैं आगे अब चलता हूं इसी कड़ी में एनालिसिस करते हुए। ठीक है, आप लोगों को यही लग रहा होगा कि CRR के तहत CRR का उपयोग करके हम महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन 2012 में बहुत ज़्यादा महंगाई होने के बावजूद भी इन सभी प्रयोगों के तहत जो ये तीनों तरीके हमने बताए, इनके उपयोग करने के बावजूद भी हम महंगाई को कम नहीं कर पाए थे। और यहाँ तक कि CRR को हम पिछले 15 साल से उसका उपयोग ही नहीं किए हैं। तो इसका मतलब है कि CRR अब प्रभावी नहीं रहा है। CRR बहुत अच्छी तरीके से नहीं काम करता है, बल्कि हम ये कहें कि CRR फेल हो गया है तो एक कहीं गलत नहीं होगा। लेकिन कैसे फेल हो गया है, मैं उसकी चर्चा आपसे करता हूँ। यही महत्वपूर्ण है कि किस तरह से CRR बिल्कुल फेल हो गया है। अब इसका उपयोग बिल्कुल किसी काम का नहीं है। यानी कि क्यों काम का नहीं है, जब आप वो चीज़ समझ जाएंगे तब आप खुद ही समझ जाएंगे कि CRR क्यों इसका उपयोग नहीं करते हैं महंगाई को कंट्रोल करने में। ठीक है, देखें, जैसे CRR को बढ़ाया जाए तो क्या होगा। इससे होता यह है कि मनी सप्लाई कम हो जाएगा। जैसे देखें, एक फ्लो चार्ट में बना लेता हूं। RBI है, ये कमर्शियल बैंक है, और इनके पास जो पैसा आता है वो पीपल से आता है, पीपल को जाता है। ठीक है, अब CRR मान लीजिए अभी जो है 3% है, और यहाँ जनता के पास जो लोन के रूप में ये दे रहे हैं 97%। लेकिन जब CRR को बढ़ाया जाता है तो हम मान लेते हैं कि बढ़ाने पर ये 4% हो गया। जब 4% हो गया तो ये 96% ही जो है लोन के रूप में जनता को देने के लिए इनके पास अमाउंट बचा। कितना? 96%। लेकिन होगा क्या, जैसे आपने CRR को बढ़ाया तो ये सही है कि यहाँ पे मनी सप्लाई कम हो गई। मनी सप्लाई जब कम हो जाएगी तो लोगों के पास पैसा कम होगा, तो वो कम डिमांड करेंगे। जब डिमांड कम करेंगे तो क्या होगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। भाई, जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो डिमांड क्या करेंगे। जब डिमांड नहीं करेंगे तो डिमांड पुल, जो डिमांड करने से महंगाई बढ़ रही थी, वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। अब हमारी बात बन गई, भाई डिमांड करने से महंगाई बढ़ रही थी, चूंकि पैसा मार्केट में ज़्यादा आ रहा था, 97% आ रहा था। CRR हमने बढ़ा दिया तो ये पैसा कम आना शुरू हो गया, तो पैसा ही नहीं बचा मार्केट में, कम आना शुरू हो गया, तो जनता के पास पैसा नहीं रहेगा तो वो कम डिमांड करेगी तो मनी सप्लाई कम होगी। डिमांड कम करेगी तो फिर जो है क्या होगा, डिमांड कम करेगी तो फिर जो है वस्तुओं की कीमत गिर जाएगी, यानी कम होने शुरू हो जाएगी। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है, जो डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन हुआ था, महंगाई हुई थी, वो घट जाएगी। लेकिन अब देखें दूसरा पहलू ये है, मेरा थोड़ा स्वास्थ्य कम अच्छा है, इसलिए जो है मैं 10-15 दिन क्लासेस मेरी बंद रही। अभी भी बहुत मैं कंफर्टेबल रही हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा क्लासेस गैप हो रहा था, इसलिए मैं पढ़ाना शुरू कर दिया हूँ। तो हो सकता है मेरे आवाज़ में कुछ स्लो या ऐसा टाइप का लग रहा हो, लेकिन डोंट माइंड, मैं समझा रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। ठीक है, देखें, अब आपने ये चीज़, यानी RBI के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये तो हो गया कि इन्होंने CRR को बढ़ा के ये सारी चीज़ें मैनेज कर दी, मनी सप्लाई घटा दी। लेकिन बैंकों के पास, चूंकि बैंकों के द्वारा बिजनेस किया जा रहा है, तो बिजनेस का उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए क्या है कि जनता से ज़्यादा डिपॉजिट हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोन के रूप में उठाया जाए, जिससे प्रॉफिट ज़्यादा होगा। लेकिन आपने यहाँ पे एक
ब्रेक लगा दिया। ब्रेक ये लगा दिया कि इनको उतना पैसा ही आपने नहीं दिया, बल्कि उस पैसे को रोक दिया, कम पैसा ही मार्केट में जाने दिया, तो इनके पास चूंकि अब इनका प्रॉफिट घट जाएगा। पहले 97% ये लोन के रूप में उठाते थे, अब इनके पास 96% ही टोटल डिपॉजिट का है, तो इनका लोन देने की क्षमता घट जाएगी। तो इनका जो है क्या होगा, इनका जो है प्रॉफिट घट जाएगा। लेकिन प्रॉफिट ये अपना घटना पसंद नहीं करेंगे। जब घटना पसंद नहीं करेंगे तो ये फिर करेंगे क्या, ये क्या करेंगे, कहेंगे ठीक है मेरे पास 96% है, कोई बात नहीं, मैं क्या करता हूँ इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता हूँ। ब्याज की जो दर है यानी लेंडिंग रेट जो है, लेंडिंग रेट को मैं बढ़ा देता हूँ। लेंडिंग रेट को जब बढ़ा देंगे यानी ब्याज की दर को बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इनका बराबर का बराबर हो जाएगा। यानी प्रॉफिट जो इनका यहाँ से कम होने की वजह से घटा था, तो लेंडिंग रेट बढ़ाने से इनका प्रॉफिट बैलेंस हो जाएगा। तो लेंडिंग रेट बढ़ाने से क्या हो जाएगा कि पूंजी जो है महंगी हो जाएगी। पूंजी जब महंगी हो जाएगी, पूंजी महंगी होने से क्या होगा, बस भाई ये मान लीजिए पेन है, इसको बनाने के लिए पूंजी की ज़रूरत होगी ना। जब हम पूंजी लेने के लिए जाएंगे तो पूंजी महंगी हो जाएगी। पूंजी महंगी हो जाएगी तो क्या होगा, इस वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। यानी एक तरफ से आपने बैलेंस किया डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी जो मांग बढ़ने की वजह से जो महंगाई बढ़ी थी उसको तो आपने CRR बढ़ा के कंट्रोल कर लिया। लेकिन अब जो इसका कॉस्ट बढ़ने का, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हुआ है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पुश इन्फ्लेशन जो बढ़ा है, इसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे। यानी कि CRR को बढ़ाया तो ठीक है, एक प्रकार का इन्फ्लेशन घट गया, डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो था वो घट गया, यानी मांग बढ़ने की जो प्रवृत्ति से महंगाई बढ़ी थी उसको आपने कंट्रोल कर लिया। लेकिन जो कास्ट पुश यानी वस्तुओं की कीमत बढ़ने से जो इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ रही है उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इस तरह से जो है CRR फेल हो जाता है कि यानी जैसे ही, अच्छा एक तरीका ये है कि हम CRR को प्रभावी करने के लिए ये जो कमर्शियल बैंक ने अपने लोन को बढ़ा दिया, यानी लोन के रेट को, यानी लेंडिंग रेट को, यानी ब्याज की दर को जो बढ़ा दिया, तो इसको हम कहें कि घटा लीजिए, बराबर रखिए, ना बढ़ाइए, तो ये मानेंगे। इनके ऊपर हम इम्पोज नहीं कर सकते हैं कि आप अपने ब्याज को दर को कम करिए, क्योंकि ये इनकी स्वायत्ता है। ये इसलिए स्वायत्ता है कि ये इनको प्रॉफिट कमाने के लिए ही ये प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो फिर बहुत, जैसे आप समझे कि बैंकिंग के स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारी चर्चाएं की हैं कि बैंकिंग में क्या होता है। आप सोचिए, मैं एक छोटा सा बता देता हूं। जैसे बैंक को ये कह दिया जाए कि आप ब्याज कम कर लीजिए, ठीक है, बाई फोर्स करेंगे, सरकार है, ब्याज इनका कम हो जाएगा, तो फिर होगा क्या। बैंकें जब कमज़ोर हो जाएंगी, यानी बैंक जब ब्याज दर अपना कम कर लेंगे, इनका प्रॉफिट घटने लगेगा। प्रॉफिट घटने लगेगा तो क्या होगा, फिर इनको लोन देने की जो क्षमता होगी वो कम हो जाएगी। लोन देने की क्षमता कम हो जाएगी तो क्या होगा, जब लोन कम मिलेगा तो निवेश क्या होगा, निवेश कम होगा। निवेश कम होगा तो पूंजी निर्माण की दर कम हो जाएगी। पूंजी निर्माण की दर कम हो जाएगी तो क्या होगा, उत्पादन करने की क्षमता घट जाएगी। उत्पादन करने की क्षमता घट जाएगी तो उत्पादन घट जाएगा। उत्पादन घट जाएगा तो ग्रोथ घट जाएगा। ग्रोथ घट जाएगा तो सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, यानी देश रुक जाएगा। तो देश ना रुके इसलिए बैंकों को प्रॉफिट में जाने दो। प्रॉफिट में ये रहेंगे तो हम कुछ ना कुछ उपाय कर लेंगे। तो इसलिए CRR जो है प्रभावी नहीं है। इसका उपयोग करके हम जो है इसको नहीं कर सकते हैं, यानी महंगाई को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एक महंगाई कंट्रोल होगी, दूसरी महंगाई बढ़ जाएगी, तो इससे कोई प्रॉफिट नहीं है। CRR इसलिए प्रभावी नहीं है, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है महंगाई को कंट्रोल करने में। ठीक है, मैं अब आगे चलता हूँ। भारत सरकार जो है कभी नहीं चाहती है भारत सरकार कभी नहीं चाहती है कि CRR को बढ़ाया जाए। भारत सरकार कभी नहीं चाहती कि CRR को बढ़ाया जाए, हमेशा वो चाहती है CRR को घटाया जाए।
उसके पीछे रीज़न क्या है। अब आप इसको समझें, यही सब चीज़ें समझने वाली हैं, इसी से आपका एनालिटिकल पावर बढ़ेगा। ठीक है, हमेशा ये चाहती है कि CRR को घटाया जाए। CRR को घटाने से क्या होता है, जैसे CRR घटेगा तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों को लोन देने की क्षमता बढ़ेगी। जैसे एक फ्लो चार्ट फिर से बनाता हूँ। RBI, ये देखिए, बनाने से आप मत कतराइए, इसको आप बनाएंगे जितनी बार ना उतना ही आपका एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। यही सब याद रहता है एग्जाम में। ठीक है, जनता से जनता को देखिए, अब 100 रुपया मान लीजिए बैंक के पास है, इसका 3% जो है इनके पास चला गया और 97% बैंक ने लोन दिया। ठीक है, अब RBI से हमेशा भारत सरकार ये चाहती है कि CRR को नीचे रखो, CRR को नीचे रखो, CRR को नीचे रखो। भारत सरकार हमेशा चाहती है कि हमें राजकोषीय नीति, उसमें तो बहुत सारे फेलियर हैं, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, उसमें वो सुधार नहीं कर सकते क्योंकि सब निकम्मों का काम है, तो वो सुधार नहीं कर सकते। लेकिन वो ये चाहेंगे कि RBI जो है अपने अपने आप को बैक फुट पे रखे, अपने आप को बैक फुट पे रखे, हमारे अकॉर्डिंग चले। होता क्या है इससे कि देखें, दो टूल्स हैं मुख्यतः। एक जो है हो गया राजकोषीय नीति जो भारत सरकार के अंडर में आती है, दूसरा हो गया मौद्रिक नीति जो RBI के अंडर में आती है। अब जो है राजकोषीय नीति चूंकि सरकार के पास आती है तो सरकार उसका तो जितना दोहन कर सकता है उल्टा सीधा तरीके से करता है। उसमें तो बहुत सारे लुभावने ऑफर देकर राजकोषीय नीति को बिल्कुल कोलैप्स, बर्बाद करा दिया जाता है। उसके बारे में मैं पीछे बहुत विस्तृत चर्चा किया हूँ। लेकिन अब वो चाहता है, चूंकि वहाँ से बर्बाद हो गया है राजकोषीय नीति से, तो अब चाहता है कि उसके पास एक ऑप्शन और है मौद्रिक नीति। तो चाहता है कि जो हमारी कमियां हैं उसको छिपाया जाए इसके माध्यम से, यानी मौद्रिक नीति के माध्यम से। तो वही छिपाने का काम अब चल रहा है। अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखें, 100 रुपया जो है डिपॉजिट हुआ बैंक के पास, तो 3% RBI के पास रिजर्व के रूप में, यानी CRR के रूप में रिजर्व कर दिया गया। 97% जो है इनको दिया गया लोन के रूप में। लेकिन भारत सरकार क्या चाहती है कि आप CRR को कम करिए, यानी इसको घटा के 2% कर लीजिए, कम करिए। मतलब एक मैं एकदम फैक्ट नहीं है, मैं बता रहा हूं कि आप कम करिए। ठीक है, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो मान लीजिए ये कम कर लेते हैं 2%, तो उससे क्या होगा कि अब इनके पास लोन देने की क्षमता क्या होगी, 98% हो जाएगी। इससे क्या होगा कि अब 98% इनके पास लोन देने की क्षमता हो गई, यानी कि अब इनके पास लोन देने की क्षमता बढ़ गई। जब लोन देने के लिए अमाउंट इनके पास ज़्यादा हो गया तो होगा क्या कि ये सस्ता लोन देंगे। जब सस्ता लोन देंगे, देखिए CRR घटने से क्या होगा कि पर्याप्त और सस्ते पूंजी की उपलब्धता हो जाएगी। सस्ते पूंजी की जो है उपलब्धता यानी अधिकता हो जाएगी। सस्ता पूंजी आपके यहाँ उपलब्ध होगा तो क्या होगा, इससे जो है क्या होगा, निवेश बढ़ेगा। इससे क्या होगा, निवेश बढ़ेगा। निवेश बढ़ने से क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने से क्या होगा, ग्रोथ बढ़ेगा। ठीक है, ग्रोथ बढ़ेगा। यही हमारा उद्देश्य है। ग्रोथ बढ़ने से सारी समस्याएं, हमारी जो मूल समस्याएं हैं वो हम पकड़ लेते हैं। मूल समस्याएं जो हैं उनका सारा निदान जो है ग्रोथ के पास है। ये महत्वपूर्ण कंडीशन है। किसी भी देश की तरक्की के लिए जरूरी है कि वो ग्रोथ रेट को प्राप्त करे, मैक्सिमम जितना हो सकता है। उसके बाद इसके आगे भी वितरण है। वितरण पर्याप्त कंडीशन है, ये अनिवार्य कंडीशन है, यानी कि ग्रोथ अनिवार्य कंडीशन है और वितरण जो है पर्याप्त कंडीशन है। तो भारत देश में वितरण के ऊपर चर्चा नहीं की जाती है। वितरण जैसा चल रहा है, एक लोग अमीर होते जा रहे हैं, एक गरीब होते जा रहे हैं, तो उनको होने दीजिए। अपना पेट भर रहा है, बस इससे ही लोगों को मतलब है और उससे बहुत मतलब नहीं है कि लोगों को सबको कुछ ना कुछ मिले, तो उससे बहुत मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो मैटर ये करता है कि ग्रोथ हमारा प्राप्त हो। ग्रोथ चूंकि अनिवार्य कंडीशन है तो इसको प्राप्त करना है। और भारत सरकार जो
जिस थियरी पे काम करती है वो ग्रोथ थियरी पे काम करती है। इसको प्राप्त करना उसका टारगेट है। तो इसको टारगेट करते हुए वो सीआरआर को घटाना चाहती है, लेकिन वो एक चीज़ भूल जाती है कि वो सिर्फ ग्रोथ के बारे में ही सोचती है। वो ग्रोथ थियरी के बारे में ही सोचते हुए मदमस्त हाथी की तरह चलते चली जाती है, लेकिन उसे ये खबर नहीं है कि आगे क्या दिक्कत होगी। ये ग्रोथ थियरी को देखते हुए तो चले गए, ये कोई गलत बात नहीं है, सही है, ग्रोथ अनिवार्य कंडीशन है, जरूरी है, होना चाहिए, देश के आगे जाने के लिए जरूरी है। लेकिन दूसरा क्या है डिमांड, जो डिमांड वाला साइड है इसको हम नहीं देखते हैं। देखें, जब सीआरआर घटेगा, सस्ती पूंजी होगी, तो जो लोन लेने वाले हैं उनके लिए भी तो सस्ता होगा। आप कारपोरेट सेक्टर को ही ना देखें, आप जो है आम जनता को भी तो देखें, उनके लिए भी तो लोन सस्ता हो जाएगा, उनके लिए भी तो पूंजी सस्ती हो जाएगी। तो वो क्या करेंगे, बहुत डिमांड करना शुरू करेंगे एकदम से। जब खूब डिमांड करना शुरू करेंगे तो आपके पास सप्लाई तो है नहीं, सप्लाई में तो अभी भी आप पिछड़ रहे हैं, अभी भी आपके पास सप्लाई चेन उस तरह से प्रॉपर नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जनता डिमांड करना शुरू करेगी, और उस एवरेज में जब सप्लाई नहीं होगा तो महंगाई बढ़ना शुरू हो जाएगी। महंगाई जब बढ़ना शुरू हो जाएगा तो जो रुपए का परचेज पावर पैरिटी है, यानी क्रय शक्ति क्षमता है, वो घट जाएगी। क्रय शक्ति क्षमता जो है वो घटना शुरू हो जाएगी। यानी कि आप सोचिए कि सबके पास अभी हम 5-5 करोड़ रुपए डाल दूं तो सभी लोग आप फार्चूनर खरीदने के लिए चले जाएंगे, और सभी लोग जब फार्चूनर खरीदने के लिए चले जाएंगे तो फार्चूनर की कीमत हो जाएगी 50 करोड़ रुपया। क्योंकि सबके पास फार्चूनर तो 10 ही है, 10 बन के खड़ी है, लेकिन अब 5000 लोग चले जाएंगे तो उसका रेट एकदम से जंप कर जाएगा। तो होता वही है, तो क्रय शक्ति क्षमता घट जाएगी और जिम्बाब्वे जैसा हाल हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाल ना हो, लेकिन भारत सरकार इस पे ध्यान ना देते हुए जो उसका टारगेट है ग्रोथ, वो उसको ही ध्यान देती है। तो इस पे जो है ज़्यादातर तो लोग, चूंकि आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो भारत सरकार से अगेंस्ट जाके नहीं काम कर सकते हैं, और सरकारें अपने अगेंस्ट जाते हुए किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि वो मदमस्त हाथी की तरह चल रही होती हैं। तो उन्हें उनके खिलाफ कोई बोले, उन्हें ये पसंद नहीं होता। तो सुब्बा राव साहब जो है बड़े मुखर व्यक्ति थे, बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। तो वो जो है इसका विरोध किए कि आप इसको ही ना देखें, आप इसको भी देखें। आपके राजकोषीय नीति में बहुत सारी खामियां हैं, आप उसको दुरुस्त कीजिए, तब आप जो है इसके बारे में आप सोच सकते हैं। आप सिर्फ सारी चीज़ें सिर्फ मौद्रिक नीति से ही ना उम्मीद रखें, आप अपने राजकोषीय नीति को भी सुधारें। और फिर सुब्बा राव साहब के बाद रंगराजन साहब आ गए। रंगराजन साहब भी जो है वो तो और मुखर व्यक्ति, उन्होंने और इसका विरोध करना शुरू किया। तो फिर सरकार को मैंने कहा कि सरकार को ये पसंद नहीं है कि उसके सामने कोई सही हो गलत हो, सरकार उसके सामने कोई उंगली उठाए। वो जो उंगली उठाता है उसके पर कतरने का सरकार कार्य करती है, क्योंकि उसको कुर्सी का इतना ज़्यादा मोह है कि सिर्फ कुर्सी दिखती है। वो क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ कुर्सी ही टारगेट है। तो कुर्सी टारगेट होने की वजह से जो है इस तरह से कदम उठाए जाते हैं। देखें, तो जब ये रंगराजन साहब इसका विरोध किए कि आप मुंह उठा के चले आते हैं, जब देखो तब मौद्रिक नीति में ही चेंज कराने के लिए, तो आप मौद्रिक नीति को आप छोड़िए, आप जो है अपने राजकोषीय नीति को भी देखिए। राजकोषीय नीति में आप जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, सीआरआर को मैंने घटा दिया, ठीक है, वस्तुएं सस्ती हो गई, तो आप क्या करते हैं, आप अपने टैक्स को बढ़ा देते हैं, टैक्स को बढ़ा के आप उसके रेट को फिर से बढ़ा देते हैं। तो आप हमारे को घटाते हैं, अपने को बढ़ा लेते हैं। तो ये सही नहीं है। आप अपनी जो खामियां हैं उसको दुरुस्त कीजिए और हमसे उतना ही उम्मीद कीजिए जिससे हम इस सिस्टम को सही ढंग से चला सकें। तो चूंकि रंगराजन साहब की इस बातों को जो है सरकार पचा नहीं पाई, फिर उर्जित
उर्जित पटेल के निर्देशन में एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई कि जो ये रेट है यानी मौद्रिक नीति, जो मॉनेटरी रेट्स हैं, इनको तय करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। तो इनको जो डायरेक्शन था उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने काम किया और इनको बाद में इसका प्रॉफिट भी मिला, इनको गवर्नर बना दिया गया। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या सुझाव दिया? इन्होंने कहा कि गवर्नर अकेले कौन होता है कि वो सारे डिसीजन ले ले। इनकी कमेटी की सुझाव के पहले गवर्नर ही सारे डिसीजन लिया करता था, लेकिन अब इनकी कमेटी की सुझाव के बाद इन्होंने 6 मेंबर का जो है एक कमेटी बना दिया। 6 मेंबर की एक कमेटी बना दी। ठीक है, 6 मेंबर की एक कमेटी बनाई जिसमें 3 मेंबर जो हैं वो आरबीआई से नियुक्त होते हैं। 3 मेंबर जो है आरबीआई से उसमें नियुक्त होते हैं और 3 जो है सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और किसी भी रेट को तय करने के लिए ये जरूरी है कि मेजॉरिटी हो, यानी बहुमत से पास होगा, बहुमत से। लेकिन अगर टाई हो जाता है तो उसमें गवर्नर महत्वपूर्ण होगा, गवर्नर का जो सुझाव होगा वो महत्वपूर्ण होगा। लेकिन 3 तो इनके सब है ही हैं और इसमें सिर्फ एक ही तो लाना है सरकार को, तो ये एक उधर से भी मिल जाते हैं। तो जो सरकार चाहती है, कुल मिला के अब राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति अब दोनों कहीं ना कहीं सरकार के ही अधीन चलती है। लेकिन जब हम जनता के सामने जाती है सरकार, तो हम बेवकूफ़ों को, जो अनपढ़ टाइप के लोग हैं, हमें क्वालिटेटिव एजुकेशन पे हमारे ध्यान नहीं रहता है, यानी कि हम पढ़े लिखे तो पढ़ लिख जरूर लेते हैं लेकिन हमें कुछ जानकारी नहीं होती है, तो हम लोगों को वो बताते हैं कि हम पिछड़ गए क्यों, क्योंकि सीआरआर को जो है उन्होंने डाउन नहीं किया, यानी बैंक रेट ज़्यादा रहा, यानी ब्याज की दर ज़्यादा रही, जिससे निवेश कम हुआ, उत्पादन कम हुआ, ग्रोथ कम हुआ। यानी ग्रोथ के सीधा कम होने का कारण वो आरबीआई को बता देंगे। तो आरबीआई भी तो आपके ही कंट्रोल में है। ये सारी चीज़ें आप तभी समझेंगे जब आप सही ढंग से पढ़ाई करेंगे। तो सही ढंग से पढ़ाई करेंगे तो आप ये सारी चीज़ों को सीख पा रहे होंगे। आइए अब हम आपको एक चीज़ समझाते हैं कि किस तरह से मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति दोनों से महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ किस तरह से काम करता है। जैसे मान लीजिए ये पेन है पेन को बनाने के लिए, ये पेन का ही मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, इससे बड़ा सिंपल एग्जाम्पल होगा तो आप समझ पाएंगे। देखें, पेन को बनाने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ क्या होगी? कोई स्थान होना चाहिए, यानी लैंड। लैंड के लिए हम क्या देंगे? एक किराया देते हैं। मान लीजिए किसी हॉल में इसको बनाया जा रहा है तो उसके लिए किराया पे किया जाएगा, मान लीजिए 2 रुपया किराया पे किया जा रहा है। ठीक है। और दूसरा क्या है? लेबर, यानी श्रम। श्रम को बेजेस, यानी श्रम की दिया जाएगा श्रम की, यानी कि बेजेस दिया जाएगा। वो भी मान लेते हैं कि 2 रुपया बेजेस एक पेन को बनाने में दिया जा रहा है। ठीक है। अब तीसरा जो है कैपिटल, जो इसको बनाने के लिए पूंजी की जरूरत होगी, तो उसमें इंटरेस्ट यानी ब्याज दिया जाएगा। ब्याज वो भी मान लेते हैं कि 2 रुपया। ठीक है। अब इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे मौद्रिक नीति से महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है और कहाँ पे राजकोषीय नीति, और दोनों का बहुत महत्वपूर्ण कंट्रोल है महंगाई को कंट्रोल करने में। ठीक है। तो आपको कोई गुमराह नहीं कर पाएगा कि आरबीआई इसमें दोषी है कि सरकार इसमें दोषी है। ठीक है। कैपिटल। और तीसरा जो है एंटरप्रेन्योर जो है, यानी उद्यमी जो है उसको एक लाभांश। कोई जब एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी किसी बिजनेस को लगाता है तो उसमें उसको लाभांश मिलना चाहिए, तभी वो ग्रोथ भी करता है और बिजनेस का
मुख्य थीम भी यही है कि उसके लिए प्रॉफिट कमाया जाए। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 8 रुपया। लेकिन जैसे ही उत्पादन करके वो बाजार में बिकने के लिए आता है तो सरकार उसके ऊपर क्या लगा देती है, टैक्स। टैक्स भी मान लेते हैं कि 2 रुपये। अब ये हो गया कितना, 10 रुपये, दिखाई दे रहा है। हाँ, ये हो गया क्या, बाजार मूल्य। बाजार मूल्य, बाजार मूल्य हो गया 10 रुपया। ठीक है, अब मैं कहना यही चाह रहा था कि इस पेन की कीमत 10 रुपया, लेकिन 10 रुपया कैसे, एक लैंड का रेट जो है 2 रुपया, लेबर का रेट 2 रुपया, कैपिटल 2 रुपया, उद्यमी 2 रुपया और टैक्स 2 रुपया। ठीक है, ये सारी चीजें हुई। अब यहां पे समझें कि जो ये कैपिटल है, ये ब्याज जो है 2 रुपया, ये किसके अंतर्गत आता है, ये मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है। मौद्रिक नीति, जैसे सीआरआर को यदि घटा दिया जाए तो क्या होगा कि जो मनी सप्लाई है वो बढ़ जाएगा। मनी सप्लाई बढ़ जाएगा यानी बैंकों को ज़्यादा मनी लोन के रूप में देने का पावर बढ़ जाएगा। तो फिर क्या होगा कि ये जो है सस्ता हो जाएगा, यानी ये कैपिटल यानी ब्याज दर कम हो जाएगी तो ये सस्ता हो जाएगा। ये जब सस्ता हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि वस्तु की कीमत कम हो जाएगी, चूंकि उस पर सस्ती पूंजी पे हुआ। लेकिन ठीक है, मौद्रिक नीति तो हमने कम कर दिया। भारत सरकार चाहती है कि मौद्रिक नीति में हम कम करवा दें, लेकिन उसके एवरेज में हम टैक्स को बढ़ा देते हैं। टैक्स को बढ़ा के फिर वस्तु की कीमत इतना ही ला देते हैं जितनी इसकी थी उतना ही। लेकिन अब इससे डायरेक्ट प्रॉफिट जो है किसको हो जाता है, टैक्स बढ़ने से डायरेक्ट प्रॉफिट जो है सरकार को हो जाता है। तो सरकार सिर्फ अपने फायदे की बात सोचती है, आरबीआई के फायदे की बात नहीं सोचती। लेकिन ये समझना चाहिए कि आरबीआई और भारत देश यानी भारत सरकार कहीं कोई अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के ही हैं। लेकिन इनको सिर्फ ये दिखता है कि आप जो कुछ भी गलत सही करें उसका जो गुडविल है वो अपने को मिलना चाहिए और जो उसकी बुराइयां हैं वो आरबीआई के ऊपर थोप दीजिए। तो ये यही काम करते हैं। और ये जो टैक्स है ये जो है राजकोषीय नीति का हिस्सा है, राजकोषीय नीति का हिस्सा है। तो इस तरह से दोनों के पास पावर है, चाहे तो वस्तु की कीमत को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि इनके पास ज़्यादा पावर है, राजकोषीय नीति के पास ज़्यादा पावर है इसको कंट्रोल करने का। लेकिन ये विफल रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप, हमको लगता है कि ये समझ पाए होंगे कि किसी वस्तु के उत्पादन में किस तरह से दो महत्वपूर्ण टूल्स काम कर रहे होते हैं, एक राजकोषीय नीति और एक मौद्रिक नीति, जिससे वस्तुओं की कीमत को बैलेंस किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आगे की तरफ चलता हूं। अब देखें कि सीआरआर पे हम अब लास्ट की तरफ चल रहे हैं, कंक्लूजन ही इसको समझें कि सीआरआर अब क्या कर रहा है कि काम नहीं कर रहा है। ठीक है, जब काम नहीं कर रहा है सीआरआर तो एक तो तरीका है कि इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दीजिए, एक तरीका है। और दूसरा तरीका है कि इसको प्रभावी बनाया जाए, प्रभावी बनाया जाए। अब इसी 2 पॉइंट पे हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद यहां से सीआरआर खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखें हम पहले इसको लेते हैं, दूसरे पॉइंट को, प्रभावी बनाया जाए। देखें सीआरआर, जब हम सीआरआर में कमी क्या है कि सीआरआर को जैसे ही हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि इसके सामने जो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन ये क्या होता है, घट जाता है। इसको मैंने आपसे अभी चर्चा किया था इसके प्रीवियस में। लेकिन तुरंत ही जो है कास्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। ये कैसे, क्योंकि बैंकें तुरंत ही, जैसे ही सीआरआर बढ़ाया गया तुरंत से बैंक तुरंत रिएक्ट करता है, तुरंत वो अपने आप ब्याज की दर को बढ़ा देता है। ब्याज दर जैसे बढ़ता है तो ये कास्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, क्योंकि पूंजी महंगी हो जाती है। पूंजी महंगी होगी तो कास्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो ये सीआरआर प्रॉपर तरीके से काम करे, यानी कि
ये एक महंगाई घटाई गई, दूसरी महंगाई बढ़ जा रही है। इसको यदि हम ये चाहते हैं कि CRR प्रॉपर तरीके से काम करे, यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन को जब हम कम कर रहे हैं तो कास्ट पुश इन्फ्लेशन ना बढ़े, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम बैंकों को ये कह दें कि आप अपने ब्याज दर को मत बढ़ाइए, ब्याज दर को मत बढ़ाइए, मत बढ़ाइए। लेकिन क्या बैंकें ये मानेंगी? बैंक नहीं मानेंगी, चूंकि उनका प्रॉफिट घट रहा है। तो बैंक नहीं मानेंगी तो उसके लिए जरूरी है कि जितना हम CRR बढ़ा के उसको रिजर्व में रख रहे हैं तो उस पे हम बैंकों को क्या दें? ब्याज दें। ब्याज देंगे तो फिर ये ब्याज दर नहीं बढ़ाएंगे, तो इससे फिर कास्ट पुश इन्फ्लेशन नहीं होगा। चलो अब उधर चलते हैं कि ब्याज दर नहीं बढ़ाएंगे ब्याज दर नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन इनको मान लेते हैं कि 3%, जो ये 3% CRR है, ये मान लेते हैं 3 लाख करोड़ के बराबर, 3 लाख करोड़ के बराबर। अब हमने क्या किया कि इसको बढ़ा के 1% और कर दिया, 1% और हमने बढ़ा दिया, तो अब कितना हो गया? ये 4% हो गया। 4% हम मान लेते हैं 4 लाख करोड़ के बराबर हो गया। ठीक है, 4 लाख करोड़ हो गया। अब इसको हम ये तभी इस पे जो है इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज की दर नहीं बढ़ाएंगे जब इस CRR पे इनको जो है ब्याज मिले, तभी ये नहीं बढ़ाएंगे। अब हम मान लेते हैं ब्याज की दर ये तय करें 5%, 5%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? तकरीबन मान लेते हैं कि 20,000, 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ इनके पास अब क्या हो जाएगा? ब्याज के रूप में आना शुरू हो जाएगा CRR से। ठीक है, तो ये 20,000 करोड़ करेंगे क्या भाई? 20,000 करोड़ प्रॉफिट आ गया, इसको फिर से मार्केट में लगाना शुरू करेंगे। जब मार्केट में फिर से लगाना शुरू करेंगे तो होगा क्या कि जिस चीज़ को आप कंट्रोल करना चाहते हो कि मनी सप्लाई कम हो, ये फिर से ये 20,000 करोड़ फिर से इन्होंने मनी सप्लाई बढ़ा दिया। क्योंकि बैंक के पास जब पैसा आएगा तो वो बैंक उसको मार्केट में ही डालेंगे, मार्केट में डालेंगे तो फिर से मनी सप्लाई बढ़ेगा। तो एक तरफ तो आप CRR को बढ़ा के मनी सप्लाई को घटाने का कार्य कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये 20,000 जो आपने 20,000 करोड़ जो है ब्याज के रूप में दिया, इसको ये फिर से मार्केट में ही उतार रहे हैं, तो ये मनी सप्लाई फिर से बढ़ रहा है। तो ये तो तरीका ही गलत है। एक तरफ आप मनी सप्लाई को घटाना चाहते हैं, दूसरी तरफ मनी सप्लाई बढ़ रहा है। तो आपको जो मैंने प्रीवियस में कहा था कि CRR के बढ़ने से जो उस पे लोन देने का बात था, सॉरी, जो CRR पे ब्याज देने का जो आलोचना की जा रही थी, वो इसी कारण की जा रही थी कि जैसे आप CRR पे लोन देंगे तो CRR का कॉन्सेप्ट ही यही है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, लेकिन आप जब उस पे ब्याज दे रहे हैं तो मनी सप्लाई फिर से एक ऑटोमेटिक बढ़ रही है। आप देख रहे हैं कि 20,000 करोड़ जब बैंक के पास आ जाएगा तो फिर से वो उठा के लोन देगा, और लोन जब देगा तो फिर से क्या होगा? फिर मनी सप्लाई बढ़ेगा। तो फिर हुआ क्या? आपने मनी सप्लाई घटाने का कार्य किया और एक तरफ से मनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं, तो ये तो आलोचना की बात है। तो यही इसी कारण जो है इसकी आलोचना होती थी कि जो 2007 के पहले इस पे ब्याज दिया जाता था तो उसकी आलोचना होती थी। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि बंद कर दिया जाए CRR को। CRR को हम क्या करें? फिर बंद कर दें जब इसका कोई प्रभाव नहीं है। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ रखा जाता है। CRR को यदि बंद कर देंगे तो क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी। तो इसको आप रहने दें, मनी सप्लाई CRR को आप बंद ना करें, और प्रभावी बनाने का भी आपका प्रयास विफल ही रहेगा। तो जैसा चल रहा है अब चलने दें। मौद्रिक नीति को बैलेंस करने का कार्य RBI है, उसको वॉच करता रहता है और उसको इम्प्लीमेंट करता रहता है। मुझे लगता है कि आप इसके प्रीवियस क्लासेस और इस क्लास को मिला के आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे और आपको CRR में कोई कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब इसके आगे वाले क्लास में मैं SLR की चर्चा करूँगा, और यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है और आप सहज होते जा रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के पास भेजें, और जिससे बहुत ही ज़्यादा लोगों को लाभ से इस क्वालिटेटिव एजुकेशन से लाभान्वित होंगे, जो मेरा गोल भी है।
तो मुझे लगता है कि आप बहुत ही धीरे धीरे कंफर्टेबल होते चले जा रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।